इस वीडियो में हम लोग संक्षेप में रिवाइज करेंगे। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं किसके मूलों की प्रकृति की, किसके मूलों की बात की जा रही है, द्विघात समीकरण के मूलों की। और यहाँ पर कुछ नया नहीं है, नया इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इसी पर आधारित कुछ एग्जांपल्स आते हैं। कई बार हमें बोला जाता है कि आप मूलों की प्रकृति बताइए सीधा सीधा, तो उसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि सीधे सीधे हमसे क्या पूछा जा रहा है। मूल हम लोगों ने क्या निकाले थे? हम लोगों ने निकाले थे कोई समीकरण था, अगर द्विघात समीकरण x चर में, तो उसके मूल आ जाते थे ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर ऋण 4ac बटे 2a, ये निकाला था ना। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हम लोगों ने ये भी बात की हुई थी कि जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है, अगर ये चीज ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए? ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक हो जाएगी, ये पूरा ऋणात्मक नहीं, सॉरी, ये अंदर वाला पूरा, तो वर्गमूल के बाहर वाला तो प्लस माइनस ऑलरेडी है ही, तो उसमें तो ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है, लेकिन अंदर वाला अगर ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए? नेगेटिव। तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक तो कोई चीज हो नहीं सकती। अगर कोई भी उसका हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं और उसके अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है, तो उसका वास्तविक रूट नहीं निकल पाएगा। मतलब ऋण 5 लिखा हुआ है, तो यहां पर कोई भी इसका वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसे में हम लोग बोल देते हैं कि जब भी इस तरह का हमारे मूल निकल रहा हो, तो क्या बोल देते हैं कि इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें पूरा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, -b 2a प्लस माइनस, ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर ऋण 4ac देखने की जरूरत है। अगर ये धनात्मक है तो हमारे दो अलग अलग मूल होंगे, दो अलग अलग। अगर ये 0 के बराबर है तो हमारे दो मूल होंगे, लेकिन दोनों ही समान हो जाएंगे, दो समान मूल। ठीक है, कब? जब ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? 0 के। और अगर ये नकारात्मक है तो बोल देंगे कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। बस ये बात है, हम कर चुके हैं। इसी पर आधारित एक उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। एक प्रश्न है उदाहरण में कि एक हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त। मान लीजिए ये वृत्त है और इसका जो व्यास है वो दे रखा है 13 मीटर का है, तो ये 13 मीटर का व्यास मान लिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी मान लिया, और ये दूरी कितनी हो गई? 13 मीटर की हो गई। ये हमें दे रखा है और बोला जा रहा है कि ए और बी पर गेट लगा हुआ है। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है पार्क में घुसने का, और यहाँ पर भी एक गेट लगा हुआ है। और बोला जा रहा है कि आप वृत्त की सीमा पर कहीं पर कोई एक बिंदु लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लिया, तो अब इस बिंदु को अगर आप ए से सीधा सीधा मिला दो और इस बिंदु की आप बी से दूरी देख लो, तो जो इन दोनों दूरियों के बीच का अंतर है, समझ रहे हो क्या? कि यहां से यहां की जो दूरी है और यहां से यहां की जो दूरी है, पूरी बी, सी से लेकर के बी तक की, उनके बीच का अंतर है वो है 7 मीटर। कितना है? 7 मीटर। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है कि जहां से इन दोनों गेट के बीच की जो दूरियां हैं, उन दोनों दूरियों के बीच का अंतर 7 मीटर हो? ये हमको पूछा गया है। तो देखो यहां पर 2-3 चीजें आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। कोई भी वृत्त का जो व्यास होता है ना, उस व्यास को आपने अगर आधार या कुछ भी मान लिया और फिर आपने इसकी परिसीमा पर कोई भी बिंदु लिया, कोई भी, और आप उसको इन दोनों बिंदुओं से, जो इस व्यास के अंतिम बिंदु उनसे मिला दो अगर, तो जो ये कोण बनता है ना, हमेशा 90 अंश का होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास एक अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त। मान लो ये अर्धवृत्त है, यार नहीं है, मुझे भी देख करके लग ही रहा है नहीं है, ये हमारा अर्धवृत्त मान लो, ये थोड़ा थोड़ा देखने में माना भी आ सकता है। तो यहां पर आपने एक बिंदु ले लिया, अब आप अगर ये ऐसे करके बना दो, ठीक, चाहे आप किसी दूसरे बिंदु से मिला दो, सॉरी, तो ये जो कोण बन रहा है 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का हो जाएगा। कितने भी बिंदुओं से आप दोनों बिंदुओं को मिलाते जाओगे, दोनों कौन से बिंदु? जो हमारे व्यास है उसके अंतिम बिंदु, तो ये भी आपका 90 अंश का कोण बनेगा। सारे बिंदुओं पर अर्धवृत्त पे जितने भी कोण बनते हैं 90 अंश के बनते हैं, तो ये भी हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा। और जैसे ही 90 अंश का कोण हो गया तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा कि यार ये जो त्रिभुज देखो, ये एक त्रिभुज हो गया, इसमें सबसे बड़ी लंबी लाइन ये है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये हमारा क्या हो सकता है? आधार हो सकता है, और ये हमारा लंब हो सकता है, या फिर इसको आप आधार मान लो तो ये लंब हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आधार और लंब में। अच्छा, तो अब हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ए और सी के बीच की दूरी x है, तो यहाँ की दूरी 7 मीटर ज्यादा मान लेते हैं, क्योंकि 7 का अंतर है, तभी तो x + 7 से आप x घटाओगे तो 7 मिलेगा। ठीक, अब क्या हो जा रहा है? अब आपको जो मेन चीज दे आ रही है वो समझ में आ जा रही है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, कि x का वर्ग और x धन 7 का जो वर्ग है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा।
ये आपको समीकरण मिल गया, इसी को हल कर देना है। ठीक, इतनी सी बात है। अब ये हल हम तब करेंगे जब हम ये देख लेंगे कि इसके हल है भी कि नहीं है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप में लिखते समय क्या हो जाएगा? x की घात 2, x की घात 2 इसको खोल दीजिए, धन 14x धन 49 ऋण 169 बराबर 0। मानक रूप में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को साथ में ले लिया, 2x स्क्वायर धन 14x ऋण 120 बराबर 0। पूरे में 2 से भाग चला जा रहा है, देख रहा है मुझे। तो x स्क्वायर धन 7x ऋण 60 बराबर 0। अब इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हम लोग क्या करते हैं? विविक्तर निकाल लेते हैं। और विविक्तर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। ये कितना होता है? b स्क्वायर ऋण 4ac। तो b स्क्वायर कितना है आपका? ये b स्क्वायर है 49 ऋण 4, a कितना है? 1, और c कितना है? ऋण 60। तो ये आपने जब निकाल दिया तो क्या हो गया? 49 धन क्यों? ऋण और ऋण धन हो गया, और 6 चौको 24 यानी कि 240 आपने जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया? 289 आ गया। ठीक है, एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या मिल रही, इसका मतलब इसके 2 अलग अलग मूल होंगे ही होंगे। अच्छा, अब वैसे 289 का जो वर्गमूल है मालूम कितना होता है? 17 होता है। 17 गुणा 17 होता है 289। तो यहां से हमें जो मूल मिलेंगे वो देखिए क्या हो जाएंगे। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b का वर्ग यानी कि 49 ऋण कितना? 4 इंटू a इंटू c कितना है? ऋण 60। और यही तो हम लोगों ने अभी निकाला है जो विविक्तर है, यही तो 289 निकल करके आया। तो इस पूरे को हम पहले से 289 रख सकते हैं वर्गमूल के अंदर, और अगर वर्गमूल के बाहर निकालना है तो हमें पता है कि इसका वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। तो सीधे से 17 भी रख सकते हैं। 2 इंटू a कितना है? 1 है। तो यहां से हमें x क्या मिल जाएगा? यहां से हमें x मिल जाएगा ऋण 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 17। सीधे सीधा लिख दिया हम लोगों ने, बटे 2। तो x का यहां से क्या मान आ जाएंगे? 1 मान आ जाएगा आपका। 17 आप जोड़ दोगे ऋण 7 में यानी कि 10 मिलेगा आपको, और उसमें 2 से भाग दे दोगे तो मिल जाएगा 5। और 17 यानी ऋण 17 और ऋण 7 जोड़ोगे तो ऋण 24, और ऋण 24 में भाग दोगे तो आ जाएगा ऋण 12। तो अब लंबाई है यानी कि धनात्मक ही हो सकती है, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 5। तो अगर x 5 आ गया तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 और 7 12। ठीक है, यानी कि ऐसा बिंदु ढूंढना संभव है। ये हमने कैसे बताया? संभव होने में ऐसा बताया कि जब हमें यहाँ पर ये धनात्मक विविक्तर मिल गया था या शून्य मिलता, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए था। अगर ऋणात्मक होता तो इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, और वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब हम लोग उसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर पाएंगे, और इसका मतलब हुआ कि इस तरह की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी संख्या रेखा पर। और वही हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है अगर हमें शून्य या फिर उससे बड़ा विविक्तर मिलता है, तो वो हमें यहाँ पर मिल गया था। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, नई नहीं है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर ही लिया होगा बचपन से। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, तो उसमें देखो 5, 12 और 13 एक ये सेट बनता है। 5 का वर्ग और 12 का वर्ग करोगे तो 13 का वर्ग के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 10, 24 और 26 का हो जाएगा। क्या किया? इनमें 2 से गुणा कर दिया सब में, है ना। ऐसे ही 3, 4, 5, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, 16 9 जोड़ दिया 25 हो जाएगा। 25 क्या होता है? 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कि 5 के वर्ग के बराबर हो गया। ऐसे ही 6, 8, 10। देखो पाइथागोरस प्रमेय पर जब भी प्रश्न आता है ना, हमेशा ही लगभग आप समझ लो कि 90% केसेस में आपको यही सेट मिलेगा। जैसे ही मुझे दिख गया था कि 13 मीटर यहां पर दिया गया है और ये पाइथागोरस प्रमेय यहां पर प्रयोग होगी, तो मुझे समझ में आ गया था कि 5 और 12 आ रहा होगा। और मुझे पहले से ही पता है कि 5 और 12 में 7 का ही अंतर होता है, 12 और 7 बड़ा है 5 से। तो मुझे प्रश्न हल करने से पहले ही पता चल गया था कि इसका उत्तर क्या है। तो मुझे ये जब चीजें दिखने स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप कहीं से धोखे से गलती भी करिए तो आपको समझ आएगा नहीं यार गलत कर दिया, यहाँ पर आना तो ये चाहिए था। समझ रहे हो ना। तो इसको इन्हीं सेट्स का आप ध्यान रखिए, यही ज्यादातर दिए जाते हैं। रटने की बात नहीं है, करते करते प्रैक्टिस से ऑब्जर्वेशन हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने देखा कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, जो हम पहले भी देख चुके थे। लेकिन सिर्फ विविक्तर ज्ञात करके हम बता पाएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, और हमें वो पता चल जाएगा तो हम बता पाएंगे इसके हल होंगे वास्तविक या नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पर ही आधारित हमारी जो आखिरी प्रश्नावली है उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद ऐच्छिक प्रश्नावली हम लोग अभी नहीं करेंगे। जब आपको जरूरत होगी, उसमें कोई समस्या आ रही होगी, आप मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं वो करके बताऊंगा। क्योंकि ऐच्छिक प्रश्नावली हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से सीधे सीधे तो आती नहीं है ना, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, आप सभी लोगों को करनी चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अपनी आखिरी प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में
इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।